नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, आज इस वीडियो से हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो पटवारी, कांस्टेबल और रिट तीनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपको पता है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से 1947 तक का है। तो हम आज इस वीडियो में इतिहास के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर लेंगे, जिसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल और तीसरा है महाजनपद काल। इन चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जब हम अभ्यास करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपने जब इनको पढ़ा था तो वो पढ़ा हुआ आपका ज्ञान कितना स्थायी है और वापस उसको रिवाइज करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा वो मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और पहले प्रश्न से अपन अभ्यास की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न जब हम सोल्व करेंगे तो चारों ऑप्शन के इर्द गिर्द भी बात कर लेंगे, जिससे आपका पढ़ा हुआ टॉपिक वापस अच्छी तरह से रिकॉल भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करें। सभ्यता के नगरों से मिले अवशेष के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण नगर खोजे जा चुके हैं, लगभग 1500 के आसपास, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर की खुदाई में कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं और इसमें कौन सा असत्य है, उस कथन को अपन को पहचानना है। तो पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। मनके बनाने का कारखाना चानूदरों, डाकयार्ड या गोदीवाड़ के अवशेष लोथल से, चांदी के 2 मुकुट मिताथल से। मिताथल कहाँ पर? हरियाणा में। और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अब इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो वो भाई कौन सा जोड़ा मेल नहीं खा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं? तो कुणाल से मिले हैं। कुणाल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। कहाँ पर है? तो हरियाणा में। तो मिताथल से क्या मिला है? तो मिताथल से मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, इसलिए यहाँ पर मिताथल तांबे की कुल्हाड़ी के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट वो कुणाल के लिए है, इसलिए अपने यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है 100। फिर मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चानूदड़ों में। मनके क्या है? तो पत्थरों को तोड़ करके गले में पहनने की जो माला बनाई जाती थी उसको मनके कहते थे। इसका कारखाना एक तो पाकिस्तान के चानूदड़ों में था और एक गुजरात के लोथल में था, और ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के औद्योगिक नगर थे। दूसरा, डाकयार्ड या गोदीवाड़, ये संरचना या ये अवशेष हमको कहाँ से मिले? तो लोथल से। लोथल अरब सागर के किनारे था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार होता था। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज जब लोथल बंदरगाह पर आते थे तो उन जहाज़ों को ठहराने के लिए समुद्र के किनारे ईंटों की एक संरचना बनाई गई थी, और उसी ईंटों की संरचना को हम क्या कहते हैं? डाकयार्ड या गोदीवाड़, जहाज़ों की गोदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो संरचना है वह डाकयार्ड या गोदीवाड़ है, जो हमको कहाँ से मिली है? लोथल से। संरचना की बात कर रहा हूँ, भवन या इमारत की बात नहीं कर रहा हूँ। चांदी के 2 मुकुट कुणाल हरियाणा से मिले, ठीक है। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। मार्शल ने स्नानागार की संरचना को देख करके एक स्टेटमेंट दिया था कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, वो विश्व का आश्चर्य है। क्लियर है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। पहला प्रश्न अपना क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में असंगत कथन को पहचानिए। अब सभ्यता का विस्तार जो है उसमें असंगत कथन को पहचानना है। तो आप एक बार चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना। उत्तरी विस्तार सभ्यता का कश्मीर के मांडा नगर में था। दक्षिणी विस्तार सभ्यता का लोथल गुजरात नगर में था। पूर्वी विस्तार आलमगीर उत्तर प्रदेश तक था, और पश्चिमी विस्तार सुत कांगेद और बलूचिस्तान तक था। इनमें से एक प्रश्न, एक जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, वही अपन को छांटना है। तो इसमें आंसर अपना सही हो जाएगा ब ऑप्शन, क्योंकि दक्षिणी विस्तार ठेठ महाराष्ट्र तक था, और महाराष्ट्र में कौन से नगर तक था? तो देमाबाद तक। और यहाँ पर क्या दे रखा? लोथल। तो लोथल तो
और ऊपर आ जाता है गुजरात में, और उसके नीचे तक सभ्यता का विस्तार था, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी विस्तार लोथल न होकर के देमाबाद महाराष्ट्र तक है। तब एक जोड़ा सम्मिलित कीजिए, ऊपर कश्मीर में मांडा, नीचे महाराष्ट्र में देमाबाद, मांडा से लगा करके देमाबाद, और इधर सुत कांगेदौर से लगा करके आलमगीरपुर तक सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता में अभी तक 1500 से अधिक नगर निकाले जा चुके हैं, जिसमें 900 से अधिक नगरों की खुदाई भारत में हुई है और 600 के आसपास नगरों की खुदाई पाकिस्तान में हुई है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। तीसरे प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न अपना यह है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान पर 12 कमरों का अन्नागार मिला है? यहाँ पर मैंने नगर लिखा हुआ है, उसको अन्नागार समझे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से 12 कमरों का अन्नागार मिला है? अन्न प्लस आगार, अन्न को रखने की जगह, नगर को आप अन्नागार पढ़ना। तो 4 ऑप्शन है, क्या मोहनजोदड़ो से मिला है, क्या हड़प्पा से मिला है, क्या बनवाली से मिला है, या रोपड़ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप भले मोहनजोदड़ो सोच रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है हड़प्पा। क्लियर करते हैं। 2 चीजें समझना, एक तो 12 कमरे जिसमें अन्न रखे जाते थे, और एक विशाल अन्नागार, दोनों अलग अलग इमारत है। विशाल अन्नागार मतलब एक बहुत बड़ा भवन जिसमें अन्न को स्टोर किया जाता था। तो अगर प्रश्न यूं पूछे कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो आएगा। वो 12 कमरे नहीं थे, वो एक ही बड़ा हॉल था, एक ही बड़ा कमरा था जिसके अंदर अन्न को स्टोर करा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना डाकयार्ड, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अलग है, प्रश्न है कि 12 कमरों का अन्नागार कहाँ से मिला है? तो 12 कमरों का अन्नागार मिला है हड़प्पा से। अब 12 कमरों में क्या, तो एक पंक्ति में 6 कमरे, उसके सामने दूसरी पंक्ति में 6 कमरे, दोनों पंक्तियों में, एक पंक्ति में 6 और दूसरी पंक्ति में 6, इस 6 कमरों में रखा जाता था अन्न। टोटल मिलाकर के हो गए 12 कमरे। तो 12 कमरों का अन्नागार हड़प्पा से मिला है, लेकिन विशाल अन्नागार जो बहुत बड़ा भवन था, बहुत बड़ी इमारत थी, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? तीसरे बनवाली के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो हरियाणा में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्वालिटी थी एक तो नगर का नियोजन, और दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी थी बेहतरीन क्वालिटी का बेहतरीन जल प्रबंधन, यानी जल निकासी प्रणाली, नालियों की व्यवस्था। लेकिन बनवाली में नाली व्यवस्था का पूर्णतया अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी क्वालिटी बनवाली में नहीं थी। तीसरा रोपड़, लास्ट ऑप्शन रोपड़। रोपड़ सभ्यता का एक नगर है। कहाँ पर है रोपड़? तो पंजाब में। रोपड़ को खोजा किसने था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपड़ के बारे में खास बात क्या है? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो आज़ादी के बाद भारत में उत्खनित सबसे पहला सभ्यता का नगर कौन सा है? रोपड़। और रोपड़ के बारे में दूसरी बात है, यहाँ पर खुदाई में मालिक के साथ में कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 12 कमरों का अन्नागार अपन को कहाँ मिला है? तो भाई हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न अपने पास में है। प्रश्न थोड़ा सा मैंने घुमा करके पूछा है, आप इसको ध्यान से देखना, फिर इस प्रश्न का पूरा अपन एक्सप्लेन भी कर लेंगे। एक्सप्लेन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपने जो पढ़ा है वो स्थायी रूप से आपको याद हो जाएगा, और अगर आपको प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है तो आप वापस पढ़ते समय एक नई प्लानिंग के साथ में पढ़ोगे। इन प्रश्नों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो पहले वीडियो देख करके टेस्ट दे सकते हो, या फिर टेस्ट दे करके वीडियो देख सकते हो। तो अगला प्रश्न है अपने पास में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित स्त्री नर्तकी की मूर्ति कौन सी प्रजाति से संबंधित है? अब आपको ये तो पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, वहाँ से कांस्य से निर्मित नाचती हुई औरत की मूर्ति मिली है। लेकिन उस औरत की जो शारीरिक बनावट है, उसका जो फेस कवर की बनावट है, उस आधार पर उसको कौन सी प्रजाति की माना जाए? तो इस प्रजाति से को पहले अपन को क्लियर करना ज़रूरी है। पहले आप तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, प्लेटोस्टेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। अब देखना, सुनना ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता कश्मीर से महाराष्ट्र और बलूचिस्तान पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश, इस विस्तार में फैली हुई थी, नगरीय सभ्यता थी।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 4 प्रकार की प्रजातियां थी। प्रजातियों का मतलब जिसकी बनावट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे भूमध्य सागरीय की शारीरिक बनावट अलग होगी तो अल्पाइन की शारीरिक बनावट अलग होगी। तो ऐसे शारीरिक बनावट की भिन्नता के आधार पर टोटल कितने प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निवास करती थी? तो 4। अब आपको प्रश्न यूं पूछे कि सर्वाधिक निवास करने वाली प्रजाति सभ्यता के नगरों में कौन सी थी? तो भूमध्य सागरीय। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? कांस्य निर्मित जो नर्तकी है उसकी बनावट के आधार पर उसको कौन सी प्रजाति की माना जाए? तो उसको माना जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगर यूं पूछे कि सर्वाधिक कौन सी प्रजाति के लोग निवास करते थे सभ्यता में? तो भूमध्य सागरीय। और वो मूर्ति कौन सी प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। एक ही प्रश्न से अपने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, और इस तरह से प्रश्न अपन क्लियर करते हैं तो अपनी मेमोरी में ज़्यादा समय तक स्थायी रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया? इतनी बड़ी सभ्यता, लगभग 2350 से लगा करके 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता, मतलब आज से 4500 साल पहले की सभ्यता, जिसका पता हमको लगा कब? तो आज से 100 साल पहले 1920-1921 में। उसके बाद खुदाई चालू हुई और आज भी अनवरत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खुदाई का काम चल ही रहा है। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता हो सकती है। हड़प्पा के टीलों की और सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया? हमारा ध्यान वहाँ पर सबसे पहले कौन ले गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है? तो सबसे पहले ध्यान ले जाने वाला व्यक्ति है चार्ल्स मैनसन। ठीक है, अब इन चारों के बारे में आप क्रमिक रूप से समझना। चार्ल्स मैनसन ने जब हड़प्पा के टीलों को देखा था तो टीलों को देख करके उसने एक अनुमान लगाया था कि यहाँ पर किसी राजवंश के राजमहल होने के साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति उस समय कम थी, इसलिए यहाँ पर खुदाई नहीं हुई। 1826 के आसपास की बात है। सभ्यता का प्रकाश कब हुआ? 1921 के आसपास। फिर बटन बंधु 2 इंजीनियर थे, 2 भाई थे, और ये लाहौर के आसपास जब रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तब उनको खुदाई में ईंटें मिली, संरचना मिली। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता मिल सकती है, लेकिन उस समय भी वहाँ पर खुदाई काम नहीं हुआ, सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम नहीं हुआ। तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बहुत बड़े पुरातत्ववेदा थे। इन्होंने 1853, 1856 और 1875 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। और जब वो तीसरी बार यात्रा करते हैं तो 1875 की तीसरी यात्रा के बाद में वो भारत सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं कि इस स्थान पर अगर आप खुदाई करवाओगे तो हिंद यवन शासकों के समकालीन आपको किसी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। उनको ये नहीं पता था कि इससे भी पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन उस समय भी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खुदाई का काम मूर्त रूप नहीं ले पाया। लास्ट मार्शल, भारत में पुरातत्व विभाग कोलकाता में था, वर्तमान में भी कोलकाता में ही है, और पुरातत्व विभाग के 1920-21 में चेयरमैन थे मार्शल, जॉन मार्शल। और मार्शल ने अपने दल तैयार किए। 1921 में दयाराम साहनी को भेजा हड़प्पा की खुदाई करने, और 1922 में राखालदास बनर्जी को भेजा मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज करने। इसके बाद में मार्शल के बाद में सभ्यता के नगर मिलते गए, तो सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम मार्शल ने किया, लेकिन सभ्यता की ओर सबसे पहले ध्यान आकृष्ट करने का काम चार्ल्स मैनसन ने किया था। क्लियर है? चार्ल्स मैनसन कौन था? तो एक ब्रिटिश यात्री था। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले प्रश्न समझना आप, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं? यानी सभ्यता का एक ऐसा स्थान जहाँ की खुदाई से घोड़े का कंकाल तंत्र निकला है। ठीक है, अगर घोड़े का जबड़े की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो से निकलता, लेकिन पूरे कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। ठीक है, अब यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। यहाँ की खुदाई में घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घोड़े को पालतू नहीं बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े का अस्थि पंजर पूरा का पूरा फिर भी कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से। पशु था, उनके नॉलेज में नहीं था, उन्होंने पालतू नहीं बनाया था। और उसके अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे,
जहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों काल के अवशेष मिलते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। विशाल अन्नागार वहाँ से मिले हैं, विशाल स्नानागार वहाँ से मिले हैं। एक मोहर मिली है जो पशुपति शिव की अपन कह सकते हैं, और कांस्य निर्मित स्त्री नर्तकी की मूर्ति मिली है। बहुत बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, व्यापार वाणिज्य का सबसे बड़ा केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, जिसके बारे में खास बात यह है कि धोलावीरा से एक सूचना पट्ट मिला है, जहाँ से अभिलेख के साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, यहाँ पर सही कौन सा हो गया? घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटड़ा से। तो अगला प्रश्न अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से बेहतरीन जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने अगर पढ़े हो तो आप इस प्रश्न को देखकर बिना ऑप्शन को देखे ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। और रीड में तो ये 5 पहली इकाई अपन ले रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल है। फिर रीड की दूसरी इकाई लेंगे, और कांस्टेबल और पटवारी वालों का तो क्रमिक भारत का इतिहास है, उस हिसाब से क्लास चल ही रही है, आपके अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से बेहतरीन जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है? ऑप्शन 4 धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा से एक अभिलेख के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरा, धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, और स्टेडियम को अभिलेख लिखने के यूज़ में काम में लिया जाता था। तीसरी खास बात है धोलावीरा की, तो धोलावीरा में 16 कृत्रिम तालाब थे, और हर तालाब एक दूसरे तालाब से नहरों के माध्यम से लिंकअप था। तो तालाब दूसरे तालाब से जो जुड़ा हुआ है, तो एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जो पहुंचाया जाता है, उसके लिए उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी की नालियां बना रखी है। और इसी से अपन को पता चलता है कि बेहतरीन जल प्रबंधन की जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? धोलावीरा से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, जहाँ से डाकयार्ड, गोदीवाड़, जहाज़ों की गोदी या जहाज़ों के ठहराने के लिए ईंटों का बना स्ट्रक्चर हमको मिला ही है। बात अपन ने पहले कर ही ली है। लोथल से मिश्र की मम्मी भी मिली है। रंगपुर से बात करें तो रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर कहाँ पर है? तो गुजरात में। और मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। 1 घंटे तक इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो भी कम पड़ेगा, इतने अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लगभग 200-250 साल के बाद भारत में आर्यों ने अपनी बस्तियां बसाना चालू कर दिया। और आर्यों ने जब अपनी बस्ती बसाना चालू किया तो आर्यों के इतिहास के उस काल को कहा जाता है वैदिक काल। क्या कहा जाता है? वैदिक काल। तो आगे के 4-5-6 प्रश्न वैदिक काल से रिलेटेड होने वाले हैं। तो वैदिक काल का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर कर लो। आपने पढ़ा होगा तो आपको जल्दी से ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान के सप्त सिंधु बेल्ट से लगा करके गंगा यमुना दोआब तक के बीच का क्षेत्र आर्यों का क्षेत्र कहलाता है। आर्यों का जो इतिहास है वो वैदिक काल कहलाता है। और वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 3500 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच का था। अब आर्यों के इस 900 साल के इतिहास में उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, इसलिए वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइमिंग ऋग्वैदिक काल, प्रारंभिक काल, जहाँ आर्य घुमक्कड़ थे। और जब आर्यों का जीवन परिवर्तित हुआ, आर्य स्थायी हुए, तो 1000 से लगा करके 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब 1500 से 600 के बीच में लगभग 900 सालों तक आर्यों ने बहुत सारे साहित्य की रचना की संस्कृत भाषा में, और इसी साहित्य के माध्यम से वैदिक कालीन इतिहास को हम अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं। तो प्रश्न ये है कि वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ थे, जो आर्यों ने लिखे थे, जो संस्कृत भाषा में लिखे थे, उनका सही कालक्रम क्या है? पहले कौन से लिखे गए और उसके बाद कौन से लिखे गए? उस क्रम को पहचान करके आंसर को सही करना है। तो ऑप्शन देखना। ऑप्शन है अ, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद दूसरा ग्रंथ। दूसरा ब ऑप्शन, स है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। और लास्ट है वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ। गेस करो भाई क्या होगा? सबसे पहले कौन सा साहित्य, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? ठीक है।
चलते हैं। आंसर सही है नंबर 1। क्यों सही है, व्याख्या करते हैं। वेद क्या है, तो क्लिष्टतम संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ। ऐसा कहा जाता है कि वेदों की रचना देवताओं ने की है, वेदों को लिपिबद्ध करने का काम ऋषियों ने किया है। तो वेद कितने हैं, 4। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। ऋग्वेद के आधार पर ही उसको ऋग्वेदिक काल कहा गया। इसके बाद अन्य वेद लिखे गए 3, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके आधार पर अगला इतिहास अगर अपन जाने तो उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो पहले लिखे गए वेद क्लिष्टतम संस्कृत में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। हर कोई व्यक्ति वेदों को सही तरह से समझ नहीं सकता था, तो आगे जाकर के ऋषियों ने वेदों को सरल करने के लिए उनके पूरक ग्रंथ लिखना चालू किया, और वेदों को सरल करने के लिए जो पूरक ग्रंथ लिखे गए वो कहलाए ब्राह्मण ग्रंथ। अब प्रश्न यूँ भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद को इजी करने के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, सामवेद को इजी करने के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। तो एक सारणी आती है जो आपको पता भी होगा, या आप उसको देख भी लेना। जैसे सामवेद को इजी करने के लिए पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, और अथर्ववेद को इजी करने के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, इस तरह से। तो वेदों को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को जब वो पूरक ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उसमें कर्मकांड की बातों को भी लिख डाला, और इस कर्मकांड के विरोध में जो ऋषियों का मंडल था वो अपने आप को अलग कर लेता है, और वो जंगलों में जाकर के रहस्य को जानने के लिए जो ग्रंथ लिखता है वो कहलाते हैं आरण्य ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के विरोध में लिखे गए थे आरण्य ग्रंथ में रहस्य के बारे में लिखा गया है। और जब वो जंगलों में तपस्या के माध्यम से जब रहस्य सुलझने लगे, तो रहस्य को सुलझाते हुए जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो है उपनिषद से वैदिक काल खत्म होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वैदिक कालीन साहित्य का अंत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद में उपनिषद। चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न टारगेट करते हैं। तो अगला प्रश्न अपना यह है कि वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम, जैसे आज परिवार और परिवार मिलकर के गांव बनाते हैं, गांव और गांव मिलकर के तहसील बनाते हैं, गांव और गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत मिलकर तहसील बनाते हैं, तहसील और तहसील मिलकर के जिले बनते हैं, तो जिले मिलकर स्टेट बनते हैं। तो पहले वैदिक काल का ये स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्रम छांटना है हमको। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए आप, फिर अपन सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है विश गाँव कुल जन जनपद, दूसरा है कुल गाँव विश जन जनपद, तीसरा है गांव जन जनपद, चौथा है विश कुल गांव जन और जनपद। ठीक है, आंसर की तरफ बढ़ें, फिर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। परिवार की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी कुल, जिसमें माता पिता दादा दादी शामिल होते थे। परिवार और परिवार मिलकर के बनाते थे गांव का प्रमुख ग्रामीणी, कुल का प्रमुख कुलप। गांव और गांव मिलकर के बनाते थे विश, जिसको अपन जिले से छोटी इकाई समझ सकते हैं, और विश मिलकर के बनाते थे जन। आपको पता हो तो भरत जन का राजा सुदास 10 राजाओं के साथ में परुषणी नदी के किनारे लड़ता है, तो वो जन क्या है, इकाई है। और उस समय एक जन का नाम क्या था, भरत जन। ऐसे बहुत सारे जन थे। तो सबसे छोटी इकाई कुल मिलकर गांव मिलकर के विश मिलकर के जन, ये ऋग्वैदिक काल की इकाई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कालांतर में जन आपस में मिल गए और बड़ी इकाई बन गई जनपद। तो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल, सबसे बड़ी इकाई जनपद। अगर ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कहे तो खाली जन ही रहेगा, क्योंकि जनपद का निर्माण उत्तर वैदिक काल में बना था, क्योंकि वैदिक काल हमेशा हम 2 भागों में बांट कर ही पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन अपने लिए सही हो गया कौन सा, बी ऑप्शन। आगे चलें, अगला प्रश्न टारगेट करते हैं। तो अपने पास में अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 3 ऋण, जिसको त्रिऋण कहा जाता है, में कौन सा ऋण शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऋण मैंने बता रखे हैं, लेकिन 4 ऋण में से एक गलत है, क्योंकि त्रिऋण में कौन सा शामिल नहीं है ये अपन को देखना है। तो आर्यों ने एक अवधारणा सेट कर रखी थी कि व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के बाद उस पर 3 ऋण होते हैं, जब तक वो ऋण से मुक्त नहीं होगा तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। और इस ऋण से मुक्त होने के लिए
हर व्यक्ति को पंच महायज्ञ करवाने आवश्यक होते थे। इसके अलावा भी 16 संस्कार, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था ये जीवन के लिए अनिवार्य थे। तो त्रिऋण कौन कौन से हैं और कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है वो ऑप्शन अपने साथ में आ जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी अपने पास में है भू ऋण। देव ऋण, देवताओं ने सृष्टि का निर्माण किया है, देवताओं के लिए जो हम पर कर्जा है वो देव ऋण। ऋषि ने हमको शिक्षा दी है, ऋषि का जो हम पर ऋण है वो ऋषि ऋण। उसको चुकाने के लिए हमको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करने के बाद अध्यापन करवाना पड़ेगा, उसके साथ ही हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, पिता ने हमको जन्म दिया है तो हम विवाहग्रस्त आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति करने के बाद में इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो कितनी ऋण हो चुके हैं? 3, देव, ऋषि और पितृ। ध्यान रखना है इसमें भू ऋण नहीं है। अगला प्रश्न टारगेट करते हैं वैदिक काल से रिलेटेड। अगला प्रश्न अपने पास में है, वर्तमान नदियों के वैदिक कालीन नाम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? और आपको पता हो तो सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु और 7 उसके सहायक नदियाँ, वहाँ से लगा करके गंगा यमुना तक फैले हुए थे आर्यों के जनपद या आर्यों का क्षेत्र। तो आज तो नदियों के नाम अपन को पता है, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, लेकिन इन नदियों के वैदिक काल में क्या नाम थे? वेदों में इन नदियों के क्या नाम है? तो उसमें कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है? तो वो जो मेल नहीं खा रहा उसको अपन को पहचानना है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी सही है, रावी का प्राचीन नाम परुषणी था। और इसी परुषणी नदी के किनारे एक जन था भरत, उस राजा था सुदास, उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था और इसी भरत जन के नाम से आज अपने देश का नाम क्या है? भारत। सतलज का वैदिक काल में नाम शतुद्री सही है, चिनाब का वैदिक काल में नाम अस्कनी सही है, लेकिन व्यास का वैदिक काल में नाम विपाशा था। तो यहाँ पर अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? व्यास, क्योंकि व्यास नदी का वैदिक काल में नाम क्या था? विपाशा। ठीक है, अगला प्रश्न वैदिक काल को अपन लें। अगला प्रश्न अपने पास में देखना, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल कौन सा है? कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण मतलब नगरों का जल, नगरीकरण मतलब जहाँ पर लोग नगरों में रहना पसंद करेंगे, जहाँ की जीवन शैली उच्च होगी, जहाँ पर कृषि पर बेस्ड न होकर के व्यापार पर बेस्ड होंगे, ऐसी सभ्यता को अपन क्या कहेंगे? नगरीकरण की सभ्यता। तो नगरीकरण में यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण से मतलब है, द्वितीय नगरीकरण क्या समझना? मानव लाखों साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव कई लाखों साल तक असभ्य बर्बर रहा, कई लाखों साल तक वो पत्थर पर डिपेंड रहा, इसलिए उस काल को कहा जाता है क्या? पाषाण काल। तो पाषाण काल में इंसान घुमक्कड़ है, परिवार के साथ ही नहीं रहता है, तो गांव ही नहीं बनेंगे, गांव ही नहीं बनेंगे तो नगर ही नहीं बनेंगे। तो इंसान का प्रारंभिक काल नगरीकरण का नहीं है। क्लियर है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लाखों साल गुजरे, इंसान थोड़ा थोड़ा सभ्य होता गया और इंसान ने पत्थर का साथ छोड़ करके धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया। और इंसान ने सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया वो धातु थी तांबा। उस धातु के समकालीन इंसान मृदभांड बनाने लग गया है। उस धातु के उपयोग करने वाला मानव अब घरों में रहने लग गया है। उस धातु का उपयोग करने वाला मानव अब समाज परिवार में रहने लग गया है। लेकिन पाषाण काल का मानव घुमक्कड़ था, वो गाँवों में नहीं रहता था। तो तांबे का उपयोग करने वाला मानव अब घरों समाज में रहने लग गया, लेकिन उस समय गांव डेवलप हुए, उस समय नगर का डेवलप हुआ नहीं है। और समय आगे बढ़ा, 10,000 20,000 साल और आगे गए और इंसान ने तांबे के अंदर मिला दिया टिन और एक नई धातु तैयार कर दी। उस धातु का नाम था कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास हुआ, कृषि पर डिपेंड ज़्यादा न हो करके व्यापार पर डिपेंड थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मिस्र मेसोपोटामिया के साथ में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े बड़े नगर थे, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा बहुत बड़े नगर हैं। तो भारत में पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। लेकिन प्रश्न कौन सा है? द्वितीय नगरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता 1750 BC ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के 250 साल बाद आर्यों ने अपना सेटअप सेट किया। तो आर्य जब स्थापित हुए तो आर्य कृषि पर डिपेंड रहे, पशुपालन पर डिपेंड रहे। तो वापस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में ग्रामीण सभ्यता आ गई। लेकिन जब वैदिक काल खत्म हो रहा था तब लोहा मिल गया,
और समतल मैदानी क्षेत्र तक लोगों का विस्तार हो गया और हथियार बनने लग गए, तो उस वजह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ और जनपद जो वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी, जनपद आपस में लड़ाए और जनपद ने मिलकर के महाजनपद का निर्माण किया और भारत में 16 महाजनपद बने और उन महाजनपदों की कैपिटल समेत महाजनपदों में बड़े बड़े नगर बने। तो जो महाजनपद काल है वो भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल है। वापस नगर कब बनने लगे? महाजनपद काल में। तो स्टार्टिंग में मानव असभ्य, फिर जब वो तांबे का उपयोग करने लगेगा उसके आसपास ग्रामीण सभ्यता पनपने लगेगी। जब वो कांसा धातु का उपयोग करने लगेगा तो प्रथम नगरीकरण आएगा। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फिर वैदिक काल में वापस ग्रामीण सभ्यता आ जाएगी और उसके बाद महाजनपद काल में वापस नगरीकरण होगा और उस नगरीकरण को हम क्या कहेंगे? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखना इसको भी, बहुत बार प्रश्न इसमें से बनते हैं। मृदभांड, मिट्टी से बने घड़े उपकरण। मृदभांड की खास बात क्या है? तो जिस क्वालिटी के मृदभांड लोग यूज़ करेंगे उस मृदभांड की क्वालिटी के आधार पर लोगों के जीवन स्तर के बारे में अनुमान लगाया जाएगा। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? अब द्वितीय नगरीकरण मतलब थोड़ा सा जीवन स्तर और अच्छा होगा, तो अच्छे जीवन स्तर को शो करने वाले मृदभांड आपको इस 4 में से कौन से लग रहे हैं? तो द्वितीय नगरीकरण मतलब महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल, ये सब द्वितीय नगरीकरण का काल है। तो उस समय कौन से मृदभांड लोग यूज करते थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड और काले और लाल मृदभांड। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड। काले कलर के मृदभांड तो हैं लेकिन उस पर भी क्या करी हुई है? पॉलिश करी हुई है। तो गेरू रंग वाले मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड द्वितीय नगरीकरण यानी महाजनपद काल और मौर्य काल से संबंधित हैं, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण का काल महाजनपद काल और मौर्य काल था। अगला प्रश्न, भारत में 16 महाजनपद थे, आपको क्लियर ही है। 16 महाजनपद में हर महाजनपद की एक कैपिटल थी। 16 महाजनपद में 13 महाजनपद उत्तर के विशाल मैदान के इर्द गिर्द बसे हुए थे। एक महाजनपद साउथ में था जिसको हम अश्मक कहते हैं, महाराष्ट्र के बेल्ट में, और 2 महाजनपद भारत से बाहर थे, गांधार और कंबोज। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि महाजनपद और उसकी राजधानी के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। मतलब इसके लिए आपको 16 महाजनपदों की 16 राजधानियाँ याद होनी चाहिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी, वत्स्य, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबोज। भारत में ये 16 महाजनपद थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय इसकी पुष्टि करते हैं। कई बार ये प्रश्न भी बना है। तो महाजनपद काल के समय भारत में जो 16 बड़े बड़े स्टेट थे, 16 बड़े महाजनपद थे, हर स्टेट की हर एक महाजनपद की कैपिटल थी। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, सही है। तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, यूपी के आसपास का बेल्ट है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, इसका थोड़ा सा लिंकअप राजस्थान के भूभाग से भी होता है। और कौशल महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो अ भी सही है, ब भी सही है और स भी सही है, लेकिन कौशल महाजनपद की राजधानी चंपा न होकर के कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो इस तरह से आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास किया। आगे हम मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से हम 1947 तक भारत के इतिहास का जो क्रमिक सिलेबस है उस पर अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, तनाव से मुक्त रहें, अच्छी तरह से तैयारी करें, आत्मविश्वास से पूर्ण रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्नों के साथ।